देश के मानचित्र पर आज एक नए राज्य तेलंगाना ने आकार लिया। राजधानी हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव को मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके 11 सहयोगियों को भी शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों और मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव अने नेनु शासनम द्वारा निर्मितమైన भारत राज्यांगम पट्ल टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने जैसे ही तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, राजभवन का सभागार तालियों से गूंज उठा। 60 साल के केसीआर को राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उनके 11 कैबिनेट सहयोगियों ने भी शपथ ली। इनमें के चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामाराव और भतीजे T हरीश भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को शुभकामनाएं दी और कहा कि तेलंगाना राज्य का गठन कई साल के संघर्ष और बलिदान के बाद हुआ। राज्य की विकास यात्रा के लिए वहां के लोगों को बधाई। रविवार रात 12 बजते ही तेलंगाना का जश्न शुरू हो गया। चार मीनार, उस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत राजधानी हैदराबाद की कई दूसरी इमारतों को गुलाबी रोशनी से सजाया संवारा गया। लोग एक दूसरे से गले मिलकर नए राज्य की बधाई देते नजर आए। हजारों की तादाद में लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। मुख्यमंत्री बनने पर के चंद्रशेखर राव को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है वहां का सरकार और जनता मिलके मेहनत करे तो तेलंगाना तेजी से आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार भी पूरा साथ देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा पूरा किया, हालांकि हमको राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दोनों राज्य परस्पर मिलकर सारे समस्याओं का निदान करें। We are happy a new state has emerged. We wish all the best for the new state. We wish the new government to take up all possible steps to develop the state and take the state forward. शपथ के बाद मुख्यमंत्री ने तेलंगाना को आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी बेहतर रिश्ते के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही। राव ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हुई परेड की सलामी भी ली। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం, ప్రజా ఉద్యమాల విజయం, తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగ ఫలం। 1969 నుంచి నేటి इससे पहले तेलंगाना से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने नरसिम्हन को शपथ दिलाई। संसद ने तेलंगाना को नया राज्य बनाने की मंजूरी 20 फरवरी को दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर मुहर लगाकर तेलंगाना राज्य के गठन का रास्ता साफ कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना की पहली सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। नैनी नरसिंह रेड्डी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। एतेला राजेंद्र तेलंगाना के वित्त मंत्री होंगे, तो मोहम्मद महमूद अली को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ राजस्व विभाग का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री के बेटे KT राव को सूचना तकनीक और पंचायती राज मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। सीएम के भतीजे T हरीश राव को भी मंत्री बनाया गया है। उन्हें विधानसभा कार्य मंत्री के साथ सिंचाई मंत्रालय का जिम्मा भी दिया गया है। इसके अलावा T पद्मराव को आबकारी मंत्रालय, जोगू रमन्ना को पर्यावरण और वन मंत्रालय और T राजैया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। राजैया को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। महेंद्र रेड्डी को सड़क परिवहन, जगदीश रेड्डी को शिक्षा मंत्री के तौर पर राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। TRS सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। तो तेलंगाना आज भले ही एक नया राज्य बन चुका हो, लेकिन इसके आंदोलन का इतिहास पुराना है। एक नजर इस पूरे इतिहास पर। तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन 1969 में छात्रों ने शुरू किया। बाद में इससे दूसरे लोग भी जुड़ते चले गए। 1969 में इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज में 350 से ज्यादा छात्र मारे गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय आंदोलन का केंद्र था।
और एम चेन्नारेड्डी ने जय तेलंगाना का नारा दिया। 1990 के दशक में इस मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा। चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी छोड़ी। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। अक्टूबर 2009 में चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन शुरू किया। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों और समाज के दूसरे तबकों से बातचीत कर सुझाव देने के लिए 3 फरवरी 2010 को एक समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BN श्रीकृष्ण इसके अध्यक्ष थे। समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 3 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे को स्वीकृति दी। 5 दिसंबर 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर तैयार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 16 दिसंबर 2013 को विधेयक दोनों सदनों में पेश किया गया। 7 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक पास किया। 13 फरवरी 2014 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 18 फरवरी 2014 को लोकसभा ने तेलंगाना विधेयक पास कर दिया। 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा ने विधेयक पास किया। 1 मार्च 2014 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना विधेयक पर अपनी सहमति दी, जिसके बाद 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में तेलंगाना देश के मानचित्र पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये बात हुई संघर्ष जो हुआ अब तक इस राज्य को बनने को लेकर। और अब आपको सीधे ले चलते हैं हैदराबाद, जहां पर हमारी सहयोगी अमृता मौजूद है, उनके साथ खास मेहमान, और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो जनता की उम्मीदें आकांक्षाएं हैं वो किस तरीके से अब आगे अख्तियार करेंगी। ओवर टू यू अमृता। शुक्रिया कविंद्र। तो आपने बताया कि किस तरह से तेलंगाना राज्य का गठन हो गया और नए मुख्यमंत्री ने भी शपथ ले लिया, लेकिन उसके अलावा इस शहर में कितना जोश, कितनी रौनक है, वो भी हमारे बैकग्राउंड को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। आज तेलंगाना के सामने नया राज्य बनने के बाद किस तरह की चुनौतियां हैं और जो सपने देखे गए थे वो कैसे पूरे होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ TRS के नेता विश्वेश्वर रेड्डी साहब हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से बिलोंग करने वाले कांग्रेस के नेता हनुमंत राव साहब हैं, और हमारे साथ हैं R रविकांत रेड्डी, जो कि द हिंदू अखबार में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। आपसे ही सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एक खुशनुमा मौका है, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। 6 दशकों पुरानी एक लंबी लड़ाई आज खत्म हुई है, नए राज्य का गठन हो गया है, आपकी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन एक दूसरी लड़ाई अब शुरू करने की बारी है, और वो दूसरी लड़ाई होगी कि विकास के रास्ते पर तेलंगाना को कैसे आगे ले जाया जाए। आप लोगों ने जो सपना देखा है उसे कैसे पूरा करेंगे? आप जो बोले बहुत सही है। पहली बार ये मौका लेके मैं सब भारतवासियों को मुबारकबाद बोलना चाह रहा हूँ, सबको बधाई। आज 29 राष्ट्र का जन्मदिन है, और उसके साथ अपना तेलंगाना में और आंध्रा में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट आया। मगर अब जो बोले अब दूसरी लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन ये लड़ाई 60 साल पहले शुरू हुआ था। ये लड़ाई सेपरेशन के लिए नहीं, ये लड़ाई विकास के लिए, ये राष्ट्र, ये प्रांत का विकास के लिए लड़ाई था, वो सेपरेशन के लिए लड़ाई नहीं था। जब आंध्रा तेलंगाना से ज्यादा जिम्मेदारी, अगर ये विकास के लिए लड़ाई थी तो आपके पास मॉडल क्या है? क्या आप पुराना आंध्रा मॉडल अपनाएंगे, गुजरात मॉडल अपनाएंगे, या देश का कोई और मॉडल अपनाएंगे, या फिर अपनी तरफ से कोई नया मॉडल लेके आएंगे? क्योंकि आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री ने जो आज वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में कहा जा चुका है, उसी को फिर से दोहराया है, लेकिन फोकस उसमें मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा उनका जो फोकस था वो सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की तरफ है। जरूरत इस बात की है कि सामाजिक और न्याय और सामाजिक विकास जरूर करें, मगर उसके लिए कहां से इतना धन ले आएंगे, कहां से फंड ले आएंगे, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? जरूर सामाजिक विकास बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए धन इंडस्ट्री से आएगा और ये डेवलपमेंट के साथ आएगा। ये 2 चीज़ इसमें बहुत रिसर्च करे KCR साहब, TRS पार्टी। एक जो है इंडस्ट्रीज को कैसे अट्रैक्ट करना, और दूसरी जो है वो ITIR इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, यहाँ कैसा डेवलप करना। ये दोनों से बहुत डेवलपमेंट होगा।
और एक चीज आपने कहा कि आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री दोनों से डेवलपमेंट होगा, लेकिन उन्होंने जो ये दोनों मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने बेटे को दे दी है जिनको कि एक्सपीरियंस नहीं है। अब बताइए वो कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, बहुत नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्हें अमेरिका में आईटी इंडस्ट्रीज में रहने का कोई एक्सपीरियंस, आईटी इंडस्ट्री से आए थे। हाँ। और जो पहली मीटिंग जो आज हुआ था सीएम ऑफिस में, वो पूरा सीआईआई और दिल्ली के बड़े बड़े इंडस्ट्री कैप्टन्स आए थे यहाँ पर, और उन लोगों जो पॉइंट्स वो मीटिंग में लाए उसका ही समाधान दिए, और सब इंडस्ट्री कैप्टन्स जो सीड इंडस्ट्रीज का हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हो या आईटी इंडस्ट्रीज का हो, उसके पूरे समाधान दिए, और उसको सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ कैसे लगाना। और जो है आजकल एज से एक्सपीरियंस आता है जरूरी है, हाँ। मगर एज ही नहीं एक्सपीरियंस, एक्सपोजर भी एक्सपीरियंस आता है, हाँ। और जो अपना इंडस्ट्रीज आईटी मिनिस्टर आपने कई बातें एक के बाद एक कह दी। एक तो आपने कहा कि एज से नहीं एक्सपोजर से एक्सपीरियंस आता है, दूसरा आपने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम आप करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम का उपाय पहले भी किया जा चुका है इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में, लेकिन अभी जो टीआरएस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं तमाम चीजों को फुलफिल करने का, तमाम वादों को पूरा करने का, क्या आपको उसमें कोई रियलिस्टिक अप्रोच लग रहा है? कहाँ से इतना पैसा आएगा, कैसे पूरा होगा? देखिए, जब भी कोई नया राष्ट्र बनता है, जहां तक हो सके वो हर इंडस्ट्री वाला यहाँ पर इंडस्ट्री खोलने को आता है। क्यों बोल तो कंसेशंस मिलेंगे और टैक्स एग्जेंशन मिलेगा, इसके वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज वाले आने को देखते हैं। अब सरकार जो वादे करें तो खुसूसन अभी सामाजिक और गरीब तबकों के वास्ते जो मुख्यमंत्री की ध्यान है वो कब बनता, जब तक आपके पास पैसा भरपूर रहेगा तो जब भी सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय कब बनेगा, जब यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगे। अब यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ के नौजवानों का इतना उनमें कैपेसिटी है और इतने लोग अपना सैक्रिफाइस इस वजह से करें, आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी सुधरेंगी, हमारी भविष्य बाबूंगा, हमारी बहनों की शादियां हो जाएंगे, हमारी माँ बाप को मैं अच्छा नौकरी करके उनकी जिंदगी गुजारेंगे। हम तो तेलंगाना में कोई नौकरी नहीं मिल रहा, हमारी कोई परवरिश ठीक नहीं हो रहा, इसी के वजह से बहुत से नौजवान बच्चे अपने आप सुसाइड कर लिए। इससे पहले 69 में पुलिस की गोलियों से हम इतिहास की बात आज नहीं करना चाहते, इतिहास की बात बहुत हो चुकी है, आज हम भविष्य की बात करना चाहते हैं। भविष्य में अभी जो नया सरकार के ऊपर इतना जिम्मेदारी है और ये सरकार जब ज्यादा बात भी करें, मैं चाहता हूं जो केसीआर चंद्रशेखर हमारे साथ यूथ कांग्रेस में था, वादे तो करें। ये वादे आप बोले से एक बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू है, आंध्रा में उन्हें अपनी जितना भी फाइनेंस है वो अपने तरफ ले जाएंगे। अब केसीआर की बात आएंगे तो उनके साथ और एक सपोर्टर है जिसका नाम अपना वेंकैया नायडू है। अब ये बजट कैसा लाएंगे इसके ऊपर देखना है हम लोग। क्यों बोले तो दोहरा चैलेंज है एक तरह से, आप ये कह रहे हैं दोहरा चैलेंज है। एक तरफ तो सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय के रास्ते पर ले चलने का चैलेंज है जिसके बारे में आज एक तरफ इशारा किया, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी साथ लेके चलना चाहते हैं और उनकी ओथ सेरेमनी में उसे खास तौर पर एक तरह से ध्यान दिलाया गया और इन्होंने अपनी तरफ से कहा भी। तो ये जो इंडस्ट्री और जो सोशली बैकवर्ड और पिछड़े हुए लोग हैं उनको साथ लेकर चलने का एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज है कि वो पुराने वाले राज्य से यानी आंध्र प्रदेश से कंपटीशन कैसे कर पाएंगे और कैसे उससे आगे निकल पाएंगे। क्या आप सोचते हैं? केसीआर इज एन इंटेलिजेंट लीडर। अगर आप उनके रिकॉर्ड अगर देखें तो कभी एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, डिप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं और 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं और 4 बार एमपी भी रह चुके हैं। तो वो अगर आप चंद्रबाबू नायडू से कंपैरिजन तो होगा ही, क्योंकि एक नया स्टेट वहां बन रहा है, नया राज्य यहाँ बन रहा है। यहाँ हैदराबाद का एक बड़ा मुद्दा है जो एक एडवांटेज है केसीआर के लिए, जो एडवांटेज जो चंद्रबाबू को वहाँ नहीं है। चंद्रबाबू का जो इमेज है, ही हैज बिल्ट अप सिटीज, ही हैज बिल्ट अप साइबराबाद। कोई उसको माने या ना माने, वो एक फैक्ट है कि उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को बिल्टअप किया है।
वही जो उनका जो पॉजिटिव इमेज है, आई थिंक इंडस्ट्रीज और पूरे पॉजिटिव इमेज के साथ उनके साथ जाएंगे। वहाँ केसीआर का एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक तो कंपैरिजन काफ़ी होगी कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को कितना डेवलप करेंगे। तो वो चैलेंज को अगर केसीआर को ओवरकम करना है तो उनको बहुत काम करना पड़ेगा। बट केसीआर की टीम, जो केसीआर की जो सोच है वो काफ़ी अलग है। आई मीन काफ़ी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, और जिस तरह से उन्होंने जो मूवमेंट को चलाया 14 साल से, उससे तो लगता है कि वो कर पाएंगे। और उनका एक बड़ा एडवांटेज है, हैदराबाद इज ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी, और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ फुल फ्लेज सेटअप सिटी एंड इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। आजकल इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना बोल तो अच्छी एचआर को अट्रैक्ट करना, और अच्छी एचआर किधर आते? हैदराबाद शहर जैसे शहर को। यहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पर हिंदी बात करते हैं, तेलुगु बात करते हैं, कन्नड़ा उर्दू बात करते हैं, और ये एडवांटेज जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैदराबाद है, जहाँ एचआर को अट्रैक्ट कर सकती है और उसके वजह से इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आंध्रा में नए हैं। मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ये बहुभाषी जो समाज है, इसको बराबर का न्याय, बराबर का हक दिलाना भी उनकी जिम्मेदारी है कई बार। और जो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आंध्रा को बिलोंग करने वाले हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट को बिलोंग करने वाले हैं, अगर आप बार बार रिजर्वेशन की बात दोहराते रहेंगे, डोमिसाइल की बात दोहराते रहेंगे, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। उन सब चीजों को खत्म करते हुए आप कैसे आगे चलेंगे? नहीं, कभी भी रिजर्वेशन की बात नहीं, बात है कौन से एम्प्लॉइज इलीगल एम्प्लॉइज है। सिर्फ वो इलीगल एम्प्लॉइज का बात कर रहे हैं, हम आंध्रा वालों की बात नहीं कर रहे हैं और दूसरे राष्ट्र की बात, सिर्फ इलीगल एम्प्लॉइज। और इलीगल एम्प्लॉइज कौन सा डेफिनेशन पर? वो चंद्रबाबू के डेफिनेशन पर, वो एनटी रामाराव के डेफिनेशन पर, वही इलीगल एम्प्लॉइज को वो किधर? लेकिन अभी तक जो चुनाव जीतने के बाद से आज ओथ सेरेमनी के बीच में जितने भी उनके स्टेटमेंट आए हैं और जिस तरह का उनका पूरा रुख देखने को मिला है, लोगों को डर लग रहा है। मैं सिर्फ डर की बात कर रही हूँ, लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स तो नहीं होगी। नहीं होगी, जरूर नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ इलीगल एम्प्लॉइज को डर लग रही, मगर दूसरे एम्प्लॉइज जो लॉस फॉलो करे उसको कोई डर नहीं है। वही नहीं, हम आंध्रा के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली का इंडस्ट्रियल, बॉम्बे का इंडस्ट्रियल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे देश का इंडस्ट्रियल। जरूर हम सक्सेसफुल जब होंगे जब हमारे पड़ोसी आंध्रा के इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ इंडस्ट्री लगाते। चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आज ओथ लिया है केसीआर साहब ने, क्या ये मिलके एक जो सपना था तेलंगाना को नया राज्य बनाकर विकास के रास्ते पर ले जाकर दिखाने का, वो सपना इनके साथ पूरा हो पाएगा? देखो मैम, अभी बोले कि हैदराबाद में डेवलप की बात नहीं, अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जैसा आदिलाबाद है। हैदराबाद तो ऑलरेडी डेवलप है। हैदराबाद में कोई डेवलप करने को तो अच्छे रोड्स आए, फ्लाईओवर्स आ गए, सिनेमा थिएटर्स आए गए, हाईमैक्स है। अरे भाई, आदिलाबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट, करीमनगर और वरंगल जो रिमोट एरिया में डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं बोलने का मतलब है, इलेक्शन से पहले हर आदमी वादे करते हैं, हर आदमी कैसा वोट तोड़ने का काम करते हैं, मगर जब समय आता, सरकार अपने पर जब हाथ में आएगा तो ये फाइनेंस सब चीज क्यों बोले तो पहले इन्होंने क्या क्या जो अभी बोले कि भाई आंध्रा वाले के इंडस्ट्री वालों को बुलाएंगे, मेरे ख्याल से तो आंध्रा के इंडस्ट्री यहाँ रखने को ये क्यों बोले तो पहले इनका जो भाषण था वो भाषण से लोग डरे हुए, आप बोले सो करेक्ट है। अभी इनका एटीट्यूड चेंज होना है। भाई आपको एक मौका मिला, भाई कोई भी भेदभाव नहीं है भैया, अब इंडस्ट्री लगाओ। नहीं, लोकल वो तो कह रहे हैं कि हम अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए और लोगों के हित में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सहयोग देने के लिए तैयार है। विपक्ष, ऑपोजिशन, आप तो मेन ऑपोजिशन है ना, कांग्रेस पार्टी। एज ए कांग्रेसमैन वो जब तक ठीक काम करेगा, लोगों के हित में काम करेगा, एज ए अपोजिशन कांग्रेस पूरी मदद करेंगे। क्योंकि आप भी लोगों को यही सपने दिखाते रहे हैं कि तेलंगाना हमने दिया, तेलंगाना हमने बनाया, लोगों की मांग हमने पूरी की। तो अब जब तेलंगाना को विकास के राह पर ले जाने की कोशिश केटीआर करेंगे और केसीआर करेंगे और आप विरोध करेंगे, तो पब्लिक और भी क्या बोला, उनके जो वादे हैं हम वो याद दिलाते रहेंगे। हम कुछ दूसरा काम नहीं करते। इलेक्शन से पहले क्या वादे करे, मैनिफेस्टो में क्या रखे,
पब्लिक मीटिंगों में क्या क्या भाषण दिए वही याद दिलाते रहेंगे भैया। अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। नहीं, सिर्फ वादे याद दिलाने की बात नहीं। याद दिलाए तो अभी बोले ना, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है, उनको मौका मिला है, अभी बराबर काम करेंगे। मैं तो इतना तो तवक्कुल रखता हूँ। क्यों बोले तो इस राज्य की तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ की जनता है और रिसोर्स रिच एरिया है ये। हैदराबाद उसको विरासत में मिला है, जो कि एक तरह से विकसित और संपन्न कैपिटल के रूप में जाना जाता है। तो क्या यहाँ से आपको लगता है रवि की थोड़ा कम मेहनत करके भी वो अच्छा अचीव कर ले जाएंगे? अगर आप डेवलपमेंट की अगर बात करें तो केसीआर को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट उनके जो वादे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की, इरिगेशन की, आई थिंक उनका फोकस वो दो चीज़ों पे होंगी। जो डेवलपमेंट की जो है आई थिंक ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, क्योंकि जो जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, जो वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ हैं। उनको कुछ ज़्यादा तो करना नहीं पड़ेगा सिटीज़ पे फोकस करने के लिए, पर उनका एक ही एक उनका ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिन्होंने जो वादे किए हैं कि मैं सबको जो लोगों की आकांक्षा है कि अगर तेलंगाना राज्य बन गया, हमें एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक बड़ा चैलेंज है जो केसीआर को ओवरकम करना पड़ेगा। एक और चैलेंज है केसीआर के सामने, जो 1 लाख एकर्स जो इरिगेशन पर डिस्ट्रिक्ट ने वादा किया है, उसको ओवरकम करना भी एक बड़ा चैलेंज है आई थिंक। बट बाकी सब उनको एक प्लेटर में मिला हुआ है, उसको तो आगे लेके जाएंगे। ये दो मुद्दे उनके सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि ये जो दो मुद्दों की तरफ इन्होंने इशारा किया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सा एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको वो सबसे पहले करना चाहते हैं? ये याद रखना चाहिए, कभी भी जब दो स्टेट्स मर्ज होने से पहले भी यहाँ पर पॉजिटिव और सरप्लस बजट थे, और अभी भी सरप्लस बजट है। ये तो हमारा एडवांटेज है। और दूसरी चीज़ जो है, अब अभिवृद्धि करने का ज़रूर आसान लगेगा यहाँ पर केसीआर साहब को, क्योंकि सब फैक्टर्स है यहाँ, वातावरण है। लेकिन एक फैक्टर बहुत बड़ा है। दो फैक्टर्स है। साहब बोले जैसा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे। और दूसरे फैक्टर है, वहाँ उस तरफ तेलुगु देशम है और सेंटर में बीजेपी है, और ज़रूर हम बीजेपी का सपोर्ट मांगते हैं। आप मांगते हैं बीजेपी के सपोर्ट मांगते हैं ताकि राज्य के विकास में सहयोग कर सके वो? जी। और जो दूसरी बात, आप क्या नायडू साहब का भी, चंद्रबाबू नायडू साहब का भी सपोर्ट मांगते हैं कि वो भी पड़ोसी के नाते आपके विकास में आपका सहयोग करे, आपके साथ खड़े होके चले? मदद नहीं मांगते हैं, मगर वो जैसा यहाँ पर समझते हैं, और वो अभिवृद्धि हुए तो हमारे को बहुत खुशी है, और जल्दी से जल्दी वो कैपिटल भी अभिवृद्धि हुए। नहीं, लेकिन एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, नायडू साहब को आप लोगों की तरफ से पर्सनली कोई इनविटेशन नहीं गया आज की ओथ सेरेमनी के लिए, और ये एक इतना संवेदनशील मुद्दा है आंध्र प्रदेश के लिए कि शायद वो आने वाले बाद के दिनों में आप लोग उसको समझ सकें। पड़ोसी मैं समझ तो गया, गवर्नर के साथ गया। हाँ। मुझे नहीं मालूम, मगर गया मैं समझता हूँ। अगर नहीं गया तो भी जयललिता को नहीं गया, महाराष्ट्र को नहीं गया, दूसरे पड़ोसी ओडिशा, छत्तीसगढ़ को नहीं गया, कर्नाटक को नहीं गया। ये भी पड़ोसी राष्ट्र है। लेकिन एक जो आपका हिस्सा रहा है उससे अलग होकर आप नया स्टेट बन रहे हैं, वो आपकी खुशी में शरीक होता तो शायद आपकी खुशी दोगुनी हो सकती थी। मैं समझ, अच्छा ही होगा। मैं समझ चुका। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके रिश्ते बेहतर हों। लेकिन एक आपके मंत्री के बारे में हम दिखाना चाहते हैं। गृह मंत्री बने हैं नरसिम्हा साहब, जो कि नरसिम्हा रेड्डी साहब, जो कि पहली बार गृह मंत्री बने हैं, पहली बार क्योंकि स्टेट से ही बना है जी, और वो ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और काफी करीबी माने जाते रहे हैं केसीआर साहब के। तो आइए देखते हैं कि अपने स्टेट के लिए वो नया क्या कुछ करने वाले हैं। अभी सर, जब तेलंगाना का राज्य बन गया, इसका स्वरूप कैसे होने वाला है और आप किस तरह की तेलंगाना चाहते हैं? अभी ये तेलंगाना जो बनेगा, सोनेरा तेलंगाना बनेगा। हम लोग कल्पना करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था तेलंगाना आंदोलन का, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, हमारा किसानों को पानी मिले, हमारा बजट हमारे पास ही खर्च होना। पुलिस वालों को एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी, ये सवाल आपसे पूछना सही होगा। क्या
तेलंगाना के पुलिस वालों को एक हफ्ते छुट्टी जरूरी मिलने वाली है? डेफिनेट मिलेगी, क्योंकि हमारा नेता चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो डेफिनेट इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि बेचारे ये लोगों को 24 आवर्स ड्यूटी लगा देते, कहीं भी घुमा देते, मगर उसका घर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको लीव नहीं मिलता। सर, एक आखिरी सवाल, होम मिनिस्टर के नाते बताइए, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैदराबाद के कंट्रोल में जब आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि ये गवर्नर के अंडर सुपरविजन में होगा, क्या कोई दिक्कतें होंगी या आप हैंडल कर पाएंगे पूरा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़े पंचायत हुआ तो गवर्नर के पास जाएगा, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मली हमारे पास ही रहेगा, सीएम के पास ही रहेगा और होम मिनिस्टर के पास ही रहेगा। हम लोग भी चाहते हैं हैदराबाद में जो अमन शांति रहे। ये थे तेलंगाना के पहला गृह मंत्री, ये कह रहे थे कि अमन की शांति बनाए रखेगी और गंगा जमुना तहजीब है जो तेलंगाना का वो कायम रखेगी। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। तो अभी आपने देखा कि नए राज्य तेलंगाना के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं और यहाँ पर आमतौर पे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी अपनी समस्या है। बेसिकली इस स्टेट के गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और रोजगार की मांग को लेकर ये लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो रोजगार की मांग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये मानते हैं कि बहुत सारा वक्त तो इन दिनों में उनका केवल तेलंगाना के आंदोलन में चला गया, तो उनको जो एज बार है रोजगार में, जॉब में, उसमें कुछ ढील देंगे क्या? क्या आपको लगता है आप लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? बराबर नौजवान और स्टूडेंट्स के वजह से, उनकी सैक्रिफाइस वजह से हम पॉलिटिकल लीडर, इधर मैं पार्लियामेंट में लड़ाऊंगा, हमारे केसीआर रोड पे धरना कराऊंगा या हंगर स्ट्राइक बैठाऊंगा, मगर सबसे ज्यादा कुर्बान ये है नौजवान साथियों का। उनका पढ़ाई बहुत से दिन पढ़ाई चली गई, बहुत से लोग रोडों पे थे, उनका लाइफ भी बहुत सैक्रिफाइस करे। अभी उन लोगों का बोलने का एक बड़ा अच्छा सवाल है, भाई हम इतने दिन मूवमेंट में काम करें, हमारा एज बार हो गया, तो हमारा एज बार हुए तो हमारे को नौकरी मिल सकती नहीं मिल सकती, यही नहीं। एक ग्रैंड मदर क्या पूछ रही, मेरा ग्रैंड सन को नौकरी मिलती नहीं मिलती, वोटों के जरिए से भाई अब तेलंगाना बन गया, उनका तो आशा इतना बढ़ गया, हर एक आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया। तो अभी सरकार की जिम्मेदारी है ये नौजवान, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नौजवान सैक्रिफाइस करे। एक तो उनका एज का फैक्टर, दूसरा कितने नौकरियां मिल सकते हैं। जी, एक और बड़ा सवाल है, आज जिस तरह से अपना कार्यभार संभालने के बाद सीएम के रूप में सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को नौकरी और उनको जो है एक तरह से कहें मुआवजा देने की बात कही है सीएम ने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, जो शहीद के परिवार वाले तो नहीं, लेकिन जिन्होंने अब सड़कों पर उतर के अपना करियर, अपना जीवन दांव पे लगाया और अभी बचे रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करना ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा बनस्पत वो कि जो कि नहीं रहे। सही कहा आपने अमृता। मैं इसके पहले जैसा कह रहा था, जो आज जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट में आए थे, वो लोग जो तेलंगाना की एजिटेशन को आगे बढ़ाया, उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को चेक में लगाया कि वो लोग कहीं बाहर निकलना जाए इस एजिटेशन से, सो उनकी एक ही आकांक्षा रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या हमें कुछ अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है आज केसीआर के सामने, क्योंकि आकांक्षा लोगों की यह है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो आंध्रा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग पूरे वापस जाएंगे और वो वैकेंसीज उनको भर्ती की जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल से लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब पूरे देश में सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो यहाँ पर कितनी सरकारी नौकरियां मैक्सिमम क्रिएट की जा सकती हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर भी बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी दिलाई जा सकती है, उनकी ऊर्जा का एक बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंडस्ट्री को लाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में कितना आपको लगता है फोकस रहेगा इस गवर्नमेंट का? फोकस तो रहेगा, क्योंकि हैदराबाद को ऑलरेडी एक ITIR प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसकी वजह से नियरली 1 लाख जॉब्स यहाँ पे आएंगे। बट लेकिन जो आकांक्षा जो लोगों की रही है, जिस तरह से लोगों को कहा गया है यंगस्टर्स को कि अगर तेलंगाना अगर आएगा तो हमें नौकरी मिलेगी, वो भी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो एक बड़ा चैलेंज है केसीआर के सामने,
उसको कैसा चैनलाइज करेंगे जी। कि एक बड़ा चैलेंज दलित, मुस्लिम, ट्राइबल्स इनको लेकर भी है और इसको लेकर भी आज पहला ही जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो बताया कि 50,000 करोड़ मुस्लिम्स के लिए और 50,000 करोड़ बैकवर्ड्स, दलित, ट्राइबल्स और इन सब लोगों के लिए हम देंगे। लेकिन इन सब के अलावा सिर्फ मुआवजे देने से और पैकेज देने से तो नहीं होता है ना। सवाल यह है कि आप उनको सोशली इन्वॉल्व कैसे करेंगे कामकाज में। ये बात सही है, किसी आदमी को एक ही मरता अगर एक अमाउंट फॉर सेक्शन ऑफ द पीपुल को खर्चा करेंगे वो तो ठीक है, मगर आप हैदराबाद में हर एक आदमी समझ रहा है कि हैदराबाद में बहुत से इंडस्ट्री है। मैं आपको बता दूं हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्री आज क्लोज हो गए। अब आज एचएमटी है, अब एचएमटी भी क्लोज होने को जा रहा है। हमारा बड़ा इंडस्ट्री क्या है, बीएचईएल एक है, ईसीएल एक है, आईडीपीएल तो बंद हो गया, एक डिफेंस का है, बाकी के इंडस्ट्रीज जगह है। जब तक आप इंडस्ट्री आप नहीं बनाएंगे, वो आदिलाबाद में बनाओ या करीमनगर में बनाओ या महबूबनगर में, जब तक आप इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे सरकारी नौकरी पे वो जाएंगे, वो गैप बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नौजवान चाहता है कि भाई हर आदमी सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, एम्प्लॉयमेंट होना है तो नया दरिया क्या है, एक तो पावर जनरेशन होना है। हमारे को सिर्फ ये कोयले का ही है। सब लोग क्या समझ रहे, हैदराबाद तेलंगाना में बहुत मिनरल्स है, हमारा मिनरल्स कुछ नहीं, खाली कोयला है मैम। नहीं, आपके पास इंडस्ट्री के नाम पे दवा उद्योग बहुत बड़ा है, आपके पास इंडस्ट्री के नाम पर पोल्ट्री उद्योग बहुत बड़ा है, उसमें भी आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये देखो, ये सब जो आंध्र वाले जो पब्लिसिटी करे, आप भी वो ट्रैप में आए। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे को हुआ, उनको सब चीज फैसिलिटी से, उनके पास समुद्र है, कितने भी पोर्ट बना सकते हैं, उसके अलावा भी मिनरल्स है उनको जी। और दूसरा ये बात जी, केनाल। हाँ। सर कॉटन बनाए सो केनाल है, अभी पोलवरम बनने के बाद उन लोग पूरा वाटर ही वाटर रहेंगे। हमारे दो चैलेंजेस जहां से हमने स्टार्ट किए थे वो हमेशा ही बरकरार रहेंगे और हमेशा ही एक तरफ तुलना आंध्र प्रदेश से होगी विकास के नाम पर, लेकिन दूसरी तरफ अपने राज्य के लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, सपने पूरे करने का भी चैलेंज होगा। नई सरकार फिलहाल अस्तित्व में आ चुकी है, अब दूसरे तरह की लड़ाई लड़नी है, उसे शासन चलाना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आज सरकार का पहला दिन है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो इस राज्य को एक नए लेवल पर ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी और आप लोगों के सहयोग भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामना और शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी शुक्रिया। और अब चलते हैं अपने स्टूडियो काविंद्र के पास। शुक्रिया अमृता इस पूरी बातचीत के लिए और वहाँ के मेहमानों के जरिए वहाँ के जो उम्मीदें हैं उनके बारे में बता रहे हैं, तो साथ ही साथ किस तरह की मुश्किलें होंगी या फिर किस तरह का सफर रहने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों के साथ संसाधनों का बंटवारा भी हो गया है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटें थी, जिसमें तेलंगाना के हिस्से 17 सीटें आईं। इसी तरह विधानसभा की 294 में तेलंगाना को 119 सीटें मिली। संसाधनों की तुलना करें तो सीमांत की तुलना में तेलंगाना के हिस्से ज़्यादा संसाधन आए हैं। राजधानी हैदराबाद 10 वर्षों तक आंध्र और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा शहर तेलंगाना के पास गया है। कम से कम 40% राजस्व हैदराबाद से ही आता है और राजधानी होने के चलते सभी सरकारी दफ्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पर मौजूद है। हैदराबाद शहर आईटी और दवा कंपनियों का गढ़ माना जाता है। आंध्र प्रदेश के वनों का लगभग 50% हिस्सा तेलंगाना को गया है। कोयले के सभी भंडार तेलंगाना के हिस्से में आए हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियों के उपजाऊ इलाकों का एक बड़ा हिस्सा भी तेलंगाना के पास है। इसके अलावा तेलंगाना के हिस्से हैदराबाद की विधानसभा की नई इमारत भी आई है। कर्मचारियों का भी विभाजन अभी होना बाकी है और उसे उनके स्थायी निवास के आधार पर किया जाना है। अविभाजित आंध्र में करीब 11.5 लाख राज्य कर्मचारी थे। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।